हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो एपिसोड में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें आपको भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है। एक आपको कंपनी के शासन और दूसरा जो है ताज या क्राउन का जो गवर्नमेंट है, शासन है, उसके ऊपर चर्चा की जाती है। उसके साथ ही जो सब भारतीय संविधान की जो मेकिंग प्रक्रिया है उसके ऊपर चर्चा की जाती है। फिर और जो भी प्रोविज़न है संविधान में उसके साथ चर्चा की जाती है। तो जो स्टूडेंट पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, वो पहले यही पढ़ने की कोशिश करते हैं कि भारतीय संविधान के जो एक बनने की प्रक्रिया है और उसमें जो हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि है, हिस्टोरिकल क्या है, ठीक है ना, बैकग्राउंड क्या है, उसके ऊपर चर्चा पहले पढ़ते हैं, उनको जानकारी जानने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो एपिसोड में आपके लिए जो भारतीय संविधान है उनके जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जो कंपनी के शासन है और ताज की जो शासन है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस एपिसोड में प्रथम एपिसोड है और इस एपिसोड में आपको कंपनी के शासन पर ही चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड यदि बनती है तो उसमें आपको ताज के शासन पर चर्चा की जाएगी। उसके साथ अगला एपिसोड में भी इस प्रकार से चर्चा करने का प्रयास रहेगा। तो इस एपिसोड में आपको जो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी या जेपीएससी या जो भी तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, अदर एग्जाम के लिए आपको महत्वपूर्ण होगा। साथ ही अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, एमए पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये महत्वपूर्ण होगा। तो आइए चर्चा करते हैं और देखते हैं कि जो कंपनी के जो शासन है, भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसमें क्या है। तो ये आपको, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। यदि आपको कुछ समस्या है तो कमेंट करके वो सवाल आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान में भारतीय संविधान के तहत आती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आप देख सकते हैं। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में दो प्रकार से इसको बांट दी गई है, दो भाग में। एक है कंपनी का शासन जो आपको 1773 से लेकर 1858 के बीच में ये इसका पीरियड है, अवधि है कंपनी के शासन। उसके साथ ही ताज का शासन आपको 1858 से 1947 के बीच मानी जाती है और कही जाती है। इस प्रकार से दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है। आपको ये जानकारी होना चाहिए और होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1600 में, आपको 1605 के आसपास उसका कंपनी का गठन होता है। 1600 मानी जाती है और 1600 में बोला जाता है कि वो भारत आया हुआ था। उसके समय से ही वो यहाँ पर भारत में अपना व्यापार, कंपनी भारत में व्यापार करने लगती है। उससे पहले आपको मालूम है कि बक्सर की लड़ाई होती है और प्लासी की लड़ाई होती है और दोनों लड़ाई के माध्यम के बाद कंपनी का क्या होता है, शासन जो है, राजस्व का जो शासन होता है, व्यापार करने के जो अधिकार होता है उसको बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र जो होते हैं, इलाहाबाद का क्षेत्र होता है, वहाँ पर उनको मिल जाती है। इसके साथ ही जब उनको ये बात के साथ ही आपको जानकारी होगा, इतिहास के पक्ष है। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए थोड़ा इतिहास के पक्ष में भारतीय संविधान के जो विकास का संक्षिप्त यानी कि थोड़ा इमिडिएटली रूप से अगर जानने के क्षणिक रूप से आप जानना चाहते हैं तो वो इतिहास देख लीजिए क्या है कि 1757 में क्या होता है, प्लासी की लड़ाई होता है और 1764 में आपको बक्सर की युद्ध होता है। और युद्ध जो होते हैं उसमें अंग्रेजों द्वारा क्या होती है, वो युद्ध जीत ली जाती है और बंगाल पर क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शिकंजा कस ली लेती है और कसा जाता है। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए क्या होता है, जब ब्रिटिश को इसी शासन को अनुकूल अपने बनाए रखने के लिए क्या होता है, अंग्रेज समय समय पर क्या होता है, एक कानून बनाता है जिसको एक्ट कहते हैं और पारित करते हैं। ये पारित कहाँ से होता था, लंदन से होता था, ठीक है ना, क्राउन के माध्यम से। उसके साथ जो भारतीय संविधान के विकास के में क्या होता है, एक सीढ़ी के काम बनी और ये निम्न प्रकार से हुआ था। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ये थोड़ी सी एक बार समझ ले लीजिए कि ये कि भारत बहुत बड़ा क्षेत्र है, भारत बहुत बड़ा क्षेत्र और इंग्लैंड क्या है, बहुत ही छोटा जगह है। मतलब इंग्लैंड इतनी बड़ी है तो भारत क्या है, इतना बड़ा है।
तो अगर यहाँ से कोई व्यापारी, कोई लोग आकर क्या करते हैं, यहाँ पर शासन करने की कोशिश करते हैं, शासन यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लिया, यहाँ के जो भी लोग हैं उस पर अपना अधिकार कर लिया, और यहाँ पर कम लोग हैं, तो यहाँ पर कम लोग हैं, यदि ये यहाँ से जो लोग यहाँ पर आया हुआ था, यहाँ पर शासन कर रहा है, और यहाँ पर बहुत यहाँ के आदमी बहुत शक्तिशाली है, पावरफुल है, अगर ये आदमी यहाँ पर, यही आदमी, ये आदमी जो आया हुआ है, ये जो आया है यहाँ पर बी है, और ये बी मिलकर यहाँ पर ये सी हो गया, इस पर अगर अटैक कर दे तो इसका तो वजूद ही ख़त्म हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो कंपनी के जो अधिकारी लोग थे, ठीक है ना, यदि उनके मन में ये होता है कि चलो मैं भारत पर अधिकार तो कर ही लिया हूँ, अगर मैं इंग्लैंड पर भी क्या करता, अपना अधिकार कर लेता हूँ, ठीक है, तो इसी के डर से ये बात क्या होता है, क्राउन के अंदर में ये फैल जाती है, जो यानी इंग्लैंड के जो राजा होते हैं, वहाँ के जो संसद, उसके अंदर ये बात बैठ जाती है कि कहीं जो कंपनी के जो अधिकारी है उनके मन में ये आ जाए कि इंग्लैंड पर भी अधिकार कर ले तो फिर क्या होगा, क्योंकि भारत तो बहुत पर वहाँ से सैनिक लेकर आएगा और यहाँ पर वो अधिकार कर लेंगे तो क्या होगा। इसी डर को लेकर क्या होता है, ब्रिटिश संसद आपको कंपनी के लिए आपको कानून बनाना शुरू कर देता है कि यदि आप भारत में व्यापार करने गए हैं, यदि आप भारत में आप शासन भी कर रहे हैं, ठीक है ना, आप वहाँ पर शासन, अभी गवर्नमेंट यानी कि प्रशासन भी व्यवस्था आप वहाँ पर स्थापित अपना कर लिए, हुकूमत आप कर लिए हैं, तो आपको क्या होगा, जो इंग्लैंड संसद है, ठीक है ना, यानी अंग्रेजी जो संसद है, उस संसद द्वारा जो कानून बना है आपके लिए, वो कानून के माध्यम से आपको क्या है, पूरी जानकारी आपको देना होगा। तो इसी डर से क्या होता है, कंपनी अपना 1773 में आपको एक कानून लाता है। अब देखिए आगे बढ़कर, आई होप आप समझ गए होंगे। मतलब ये है कि कोई अधिकारी आया, भारत पर अधिकार कर लिया, एक ब्रिटिश कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अधिकार कर लिया, और भारत में बहुत सारा यानी कि सैनिक है, वो सैनिक शक्तिशाली है, उस सैनिक लेकर वो अधिकारी इंग्लैंड पर जाकर अधिकार करने ले। इसी के डर से जो अंग्रेज सैनिक यानी कि ताज थी यानी क्राउन, उन्होंने अपना कानून बनाया और कंपनी पर अपना कानून के साथ क्या होता अपना पकड़ मजबूत करने की कोशिश किया कि ऐसा न हो कि कंपनी के अधिकारी इंग्लैंड पर जाकर शासन कर ले, उससे पहले उन पर अपना क्या है अंकुश लगा दिया। आई होप आप समझ रहे होंगे, इस प्रकार से ये बात आती है। तो इसी प्रकार से ये जो इंग्लैंड अपने फायदा के लिए करते क्राउन किया, लेकिन ये भारतीय संविधान के विकास के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या है, ये 1773 का जो एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है, ये महत्वपूर्ण एक कड़ी है, और यहाँ से आपको भारतीय संविधान के विकास देखी जाती है। तो देख लीजिए 1773 में क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। इस अधिनियम में क्या होता है, अत्यधिक संवैधानिक जो होता है वो महत्व है, संवैधानिक महत्व, भारतीय संविधान या महत्व है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह क्या है, पहला कदम है। इससे पहले मैं आपको चर्चा कर दिया था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को क्या है, नियमित यानी कि रेगुलेटिंग करने के और नियंत्रित कंट्रोल करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया ये क्या है, पहला एक्ट था और पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर क्या होता है, संसदीय नियंत्रण क्या होता है, स्थापित हो जाती है, यानी पार्लियामेंट्री कंट्रोल आपको क्या होता है यहाँ पर स्थापित हो जाती है, किस पर, कंपनी पर। तो पार्लियामेंट्री यहाँ पर कौन संसद है, तो ब्रिटिश संसद यानी ब्रिटिश सरकार या इंग्लैंड की सरकार। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से इसके द्वारा पहली बार क्या होता है, कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को क्या है, मान्यता मिलती है। प्रशासनिक और राजनीतिक, पहले तो कंपनी क्या करते, व्यापार कर रहा था। अब 1773 में जो एक्ट बना, उस एक्ट के माध्यम से कंपनी ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश संसद या इंग्लैंड संसद ने क्या होता है, कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार भी वो देते हैं, और इसके अपने उस यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बताते हैं कि वो किस प्रकार से वो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य करेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके साथ ही इसके द्वारा केंद्रीय शासन के क्या होता है, नींव पड़ती है, केंद्रीय शासन की नींव पड़ती है, ठीक है ना। भारत में इसके साथ ही क्या होता है, 1773 ईस्वी के जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके माध्यम से ही क्या होता है, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ती है, ठीक है ना। सेंट्रल लॉ यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का नींव पड़ती है यहाँ पर, यानी कि बेस है। आप देखिए इस जो संविधान है, यानी कि मतलब ये, और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसकी विशेषता क्या है।
इसकी विशेषता के ऊपर यही है कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या है, मैंने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पर नाम दे दिया। मतलब बंगाल के जो गवर्नर होते, कंपनी जो गवर्नर थे, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तथा मुंबई और जो मद्रास के गवर्नर को क्या करते हैं, इसके अधीन कर देते हैं, ये बंगाल के गवर्नर जनरल का अधीन कर देते हैं। इस एक्ट के माध्यम से क्या होता है कि बंगाल में यानी कि प्रथम जो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल बनते वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने थे। ठीक है ना। तो यानी ये पूछा जाता है बार बार, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो एग्जाम होता है उसमें पूछी ला जाती है कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बने हुए थे वो कौन थे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। साथ ही ये पूछी जाती है कि मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उसको किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के पद में क्या कर उसके अधीन कर दिया। तो यही है मैंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या होता है, बंगाल के गवर्नर जनरल का अधीन क्या करते हैं, मद्रास और मुंबई के गवर्नर को कर दी जाती है। आई होप आप समझ रहे होंगे। इस एक्ट के अंतर्गत कोलकाता का जो प्रेसिडेंसी में क्या होता है, एक ऐसी सरकार स्थापित की जाती है जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में क्या होता है 4 सदस्य जो अपनी सत्ता का उपयोग क्या है संयुक्त रूप से करते हैं। मतलब एक कोलकाता प्रेसिडेंसी में एक सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसके परिषद में क्या होते हैं 4 सदस्य जो सत्ता के उपयुक्त यानी उपयोग के लिए था या संयुक्त रूप से वो प्रयोग करते। आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे चर्चा करते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है, 1774 ईस्वी में 1774 में क्या होता है, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है जिसके मुख्य न्यायाधीश थे आपको, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 न्यायाधीश थे। जिसके प्रथम न्यायाधीश आपको सर एलिजा एम्पे थे और अन्य न्यायाधीश थे आपको चैम्बर्स, लिमेस्टर एंड हाइड। तो इस प्रकार से देखिए ये आपको कलकत्ता उच्चतम न्यायालय थे, लेकिन इसके ऊपर आपको जो उस समय न्यायालय था वो ब्रिटिश सरकार के ब्रिटेन में था यानी कि इंग्लैंड में थे। ठीक है, तो इस प्रकार से था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में आपको 1774 में एक उच्चतम न्यायालय का स्थापना होती है। ठीक है ना। उसके साथ उसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा एम्पे थे। आई होप उसके अन्य 3 न्यायाधीश भी थे, आपको याद रख लेंगे, यहाँ पर आप देख लेंगे। उसके साथ इसके जो फोर्थ विशेषता है उसमें यह है कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को जो है निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से यानी कि उपहार यानी गिफ्ट और रिश्वत लेने पर क्या होता है वो प्रतिबंधित कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। मतलब 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट थे उसमें यह बताया गया कि जो कंपनी के कर्मचारी स्टाफ है वो निजी व्यापार नहीं कर सकते कंपनी के व्यापार के, लेकिन अपना पर्सनल जो है कर्मचारी स्टाफ अपना पर्सनल व्यापार नहीं कर सकते। और जो व्यापारी हैं वो भारतीय यानी इंडियन पीपुल से न गिफ्ट ले सकते हैं ना वो रिश्वत ले सकते हैं, और लेते हैं तो उन पर क्या हो कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ये बात प्रावधान की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण क्या होता है सशक्त हो जाते हैं। ब्रिटिश सरकार क्या कर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण क्या है सशक्त हो गया। इससे भारत क्या होता है राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी क्या हो ब्रिटिश सरकार को देना क्या हो आवश्यक कर दी गई। मतलब ये बार बार ये सवाल पूछी जाती है कि किस अधिनियम के तहत कंपनी को ब्रिटिश सरकार को राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया। तो यही है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या होता है कंपनी राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी आपको ब्रिटिश सरकार को उनको देना अनिवार्य कर दिया गया। जिससे क्या ये इसीलिए कि सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार को विश्वास यानी कि ये बना रहे कि कंपनी क्या क्या कर रही है और इस प्रकार से। तो इस अधिनियम के माध्यम से ये जानकारी आपको दी गई। आगे आइए बात करते हैं, बहुत सारी बात है और उसके साथ आप उसके साथ जो है अगला एक्ट जो बनती है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में वो ये है कि देखिए 1773 का एक्ट तो आ गया और रेगुलेटिंग उस एक्ट में कुछ कमी रह गई। तो इसी कमी को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में आती है। तो इस एक्ट में देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट के ऊपर चर्चा करते हैं। इसमें क्या होता है कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक के अनुसार यानी कि इस एक्ट के अनुसार यहाँ पे एक्ट होगा
तो एक्ट के अनुसार कोलकाता की सरकार को क्या है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए क्या है विधि बनाने का भी प्रावधान यानी कि प्राधिकार प्रदान किया। मतलब कोलकाता की जो सरकार है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए क्या है आपको विधि यानी कि लॉ बनाने का प्रावधान उनको अधिकार दिया गया। कौन से एक्ट के माध्यम से? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी कि 1781 एक्ट के माध्यम से। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। उसके साथ ही इस एक्ट में भी जो कमी रह गई उसको आप उसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में आपको आती है 1700। इस एक्ट में आपको क्या होता है कि दोहरे प्रशासन का, ठीक है, दोहरे प्रशासन का आपका प्रारंभ होता है, बिगनिंग होती है। तो दोहरे प्रशासन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मतलब कंपनी को पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से बोले कि आपको दो प्रकार से आपको क्या करना है, शासन करना है। तो उस शासन के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक है कि आप दोहरे प्रशासन में ये लेते हैं, एक है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, दूसरा है आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। मतलब इस प्रकार से यानी कि दो प्रकार के शासन आया है। एक है कि एक शासन आपको व्यापारिक मामले के लोग जो व्यापार का ट्रेड करेंगे उसके लिए हो गया, और दूसरा जो राजनीतिक जो शासन प्रशासनिक भागदौड़ में ले गवर्नमेंट करेंगे, ठीक है ना, शासन करेंगे उसके। तो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से दोहरे प्रशासन का क्या होता है, प्रभाव होता है। आप देख लीजिए 1773 में आप ये देखिए कि उस समय क्या होता है, भारत में केंद्रीय शासन का क्या होता है, नींव पड़ती है 1773 में। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ये होता है कि इस पर दोहरे प्रशासन का प्रारंभ होता है, बिगनिंग होती है। उसमें एक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, व्यापारिक मामले के लिए होते हैं, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपको राजनीतिक मामले के होते हैं। आई होप आप समझ गए हो। तो आइए, तो इसके साथ ही आप इसके बाद क्या होता है, 4 चार्टर अधिनियम आती है। 4 चार्टर अधिनियम आती है। उसमें आपको 4 चार्टर, देखिए आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया। उसके बाद आप जो आती है 4 चार्टर अधिनियम आती है। 4 जो चार्टर अधिनियम है, एक होता है 1773, 1813, 1833 और 1853। 4 चार्टर अधिनियम है, और उसमें इस प्रकार चारों चार्टर अधिनियम के देखेंगे क्या क्या प्रावधान रहा है। तो 1773 का जो चार्टर अधिनियम है, इसके द्वारा क्या होता है, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारी के वेतन को क्या होता है, भारतीय राजस्व देने का प्रावधान कर दी जाती है। इसमें यही महत्वपूर्ण है कि 1793 के जो चार्टर अधिनियम है, उस चार्टर अधिनियम में ऐसी कौन सी व्यवस्था की गई जिस पर भारत के लिए घटा है, भारत के धन के क्या होकर निष्कासन हुआ। तो ये यही है कि भारतीय राजस्व यानी कि भारतीय आदि कोष से जो कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और कर्मचारी हैं उनको वेतन आपको भारतीय राजस्व देने की व्यवस्था कर दी गई 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। आई होप समझ रहे होंगे। उसके बाद जो है 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम देख लेते हैं। 1800 जो द्वितीय चार्टर अधिनियम है, इस अधिनियम में क्या होता है कि इसकी मुख्य विशेषता में यही है कि कंपनी के जो अधिकार पत्र थे उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जो कंपनी जो शासन कर रहे थे उस कंपनी को और 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया कि वो 20 वर्ष के लिए और शासन करे। किंतु कंपनी ने भारत के साथ व्यापार जो कर रहे थे एकाधिकार को छीन लिया, यानी कि भारत कंपनी जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत से अकेले व्यापार भारत में कर रहे थे, इंग्लैंड का कोई कंपनी वहाँ पर व्यापार नहीं कर रहे थे। ये अधिकार क्या है, कंपनी से छीन ली गई। किंतु उसे चीन के साथ क्या है व्यापार करने और पूर्वी जो देश है उसके साथ चाय के व्यापार करने के लिए 20 वर्ष के लिए एकाधिकार दे दिया गया। आप समझ गए। मतलब जो भारत है, भारत से जो एकाधिकार रूप से व्यापार कर रहे थे कंपनी, वो तो उसको हटा दिया कि आप एकाधिकार, आप इंग्लैंड की कोई भी कंपनी आकर भारत में व्यापार कर सकते हैं। किंतु आप चीन के साथ एकाधिकार रूप से आप व्यापार कर सकते हैं, वहाँ पर कोई भी इंग्लैंड की कंपनी नहीं जाएगी व्यापार करने के लिए। तथा जो भारत के पूर्वी देश है, भारत के पूर्वी जो देश है उसमें आप क्या है, चाय के व्यापार के सामने आपको 20 वर्षों के लिए और एकाधिकार प्राप्त कर, आप चाय में एकाधिकार रूप से व्यापार कर सकते हैं। आई होप समझ रहे होंगे। उसके साथ इसकी जो विशेषता है उसमें कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिक क्या है, नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार करने के लिए खोल दिया। ये चर्चा हो गया है। उसके साथ 1813 से पहले जो ईसाई पादरी होते थे वो भारत आने की उनको आज्ञा नहीं थी, लेकिन 1873 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों पादरियों को आज्ञा प्राप्त हो गया कि वो भारत आने की उनको सुविधा मिल गई। मतलब वो भारत आ सकते हैं और अपने ईसाई धर्म के प्रचार कर सकते हैं, अपनी मिशनरी स्थापित कर सकते हैं। तो 1813 ईस्वी के आलोक में यही हुआ कि कंपनी के एकाधिकार भारत में व्यापार करने की छूट गई, और उसके बाद पादरी मिशनरी जो है उनको भारत आने की आज्ञा प्राप्त हो गई।
आगे आई बात करते हैं 1833 के चार्टर अधिनियम के बात करते हैं और इसकी मुख्य विशेषताओं के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसके जो मुख्य विशेषता है, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारी अधिकार क्या है पूर्णतः समाप्त कर दी गई। अब कंपनी के कार्य जो है वो ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र क्या होता है, वो भारत पर शासन करना रह जाता है 1833 के चार्टर अधिनियम से, क्योंकि कंपनी के व्यापारी अधिकार तो छीन जाती है। तब बहुत सारा व्यापारी आ जाएंगे तो व्यापार करेंगे, तो जो मूल कंपनी है उसको तो फायदा होता नहीं, तो इसलिए वो कंपनी क्या करते हैं, ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन करना ही उसका मुख्य कार्य रह जाती है। जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते वो उसे क्या करते हैं, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, या बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें क्या है, सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। वो भारत के गवर्नर जनरल में क्या है, सैन्य और नागरिक शक्तियाँ दोनों निहित थे, वही कुछ भी कर सकते थे। और भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल हुए वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुए थे। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे। उसके साथ जो चौथा है इसकी विशेषता, उसमें मुंबई तथा मद्रास की जो परिषद की विधि निर्माण शक्तियों को क्या है वापस ले लिया गया। मतलब मद्रास और मुंबई के जो परिषद थे उसमें जो विधि निर्माण की शक्तियाँ थे उसे क्या है कि वापस ले लिया गया और भारत के गवर्नर जनरल को सौंप दी गई। उसके साथ ये है कि गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को क्या है शामिल किया गया 1813 के अधिनियम में, 33 के चार्टर अधिनियम में। छठा विशेषता इसमें है कि भारत में जो दास प्रथा थी उसके विरुद्ध क्या है घोषित कर दिया गया, यानी उसको विरुद्ध यानी कि निकृष्ट कर दिया कि भारत में दास प्रथा नहीं रहेगी 1833 के चार्टर अधिनियम में। और उसके साथ इसका जो है दास प्रथा को जो है 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया, मतलब 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया, विधि विरुद्ध हो गया। यानी कि दास प्रथा जो थे 1833 में विधि विरुद्ध है, मतलब कानून के रूप में, कानून के लिए ये नहीं, कानूनी रूप में दास प्रथा को खत्म कर दिया 1833 में, और 1843 में इसको पूर्ण रूप से उन्मूलन कर दिया गया। अधिनियम की देखिए 1833 का जो चार्टर अधिनियम है उसमें क्या है, जो कंपनी के धारा 87 के तहत क्या होता है, कंपनी का जो अधीन पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को जो है धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग आधार पर क्या है अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। मतलब कोई कंपनी में अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो कंपनी के कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो धर्म के कोई भी हो, जन्म स्थान उसका कहीं भी हो, मूल वंश उसका कोई कहीं भी हो, रंग भी कोई, लेकिन उसके अंदर अगर योग्यता है तो कंपनी के सदस्य बन सकते हैं। आज भी यही है कि यदि आप में योग्यता है, आप में ज्ञान है तो आप कोई भी पद पर जा सकते हैं। आपके धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग, अधिकार, आपका कलर कोई मायने नहीं रखता है, आपको समानता रूप से अधिक अवसर दी जाती है। जैसे आप भारतीय संविधान आगे पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना ये बार सब जानकारी दी गई है। उसके साथ ही ये भी बताया गया, तो यहाँ पर भी समानता का बोध कराया गया था और सभी को क्या है कंपनी में नौकरी करने के लिए, सदस्य बनने के लिए योग दिया गया, उसके पास यदि ज्ञान है, योग्यता है तो। उसके साथ ही संपूर्ण देश के लिए क्या है एक ही बचत तैयार की गई, इसकी विशेषता 1833 में संपूर्ण देश के लिए एक ही बचत तैयार की गई। भारतीय कानून का क्या है वर्गीकरण किया गया और प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। जो भारतीय कानून है उसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया गया, ये 1833 के चार्टर अधिनियम में। उसके जो प्रथम विधि, फर्स्ट विधि आयोग का लॉ यानी कि कमीशन में जो गठन किया, उसका जो अध्यक्ष था वो लॉर्ड मैकाले थे। तो भारतीय कानून का जनक, ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप लेंगे तो प्रथम विधि आयोग का जो गठन किया गया, ठीक है ना, 1833 का अधिनियम में। उसके साथ ही इसका जो प्रथम अध्यक्ष हुए वो क्या है लॉर्ड मैकाले थे। आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके साथ 1853 का जो चार्टर अधिनियम हुए, 1853 के जो चार्टर अधिनियम आगे है, ये लास्ट अधिनियम है। तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह रही कि इसमें विधायी जो होता है यानी लेजिस्लेटिव और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्ग थे उनको क्या है अलग कर दिया गया, अलग कर दिया, मतलब विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को क्या है कार्यों को अलग कर दिया गया 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। उसके साथ जो सिविल सेवक की भर्ती और चयन के लिए क्या होता है खुली प्रतियोगिता की क्या होता है व्यवस्था का शुभ आरंभ की जाती है। मतलब जो सिविल सेवक होते हैं, आईएएस जो होते हैं, उसके जो कर्मचारी उसके जो भर्ती होंगे उनके लिए ओपन प्रतियोगिता कंपटीशन आयोजित किया, यानी कि व्यवस्था का शुभ आरंभ किया गया, बिगिनिंग किया गया 1853 का चार्टर अधिनियम में। उसके साथ ही जो है 1854 में क्या होता है मैकाले समिति का गठन होता है, मैकाले समिति का गठन होता है 1854 में।
ये विशेषता है। उसके बाद प्रथम जो है, प्रथम बार क्या होता है, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में क्या होता है, स्थानीय प्रतिनिधित्व का क्या होता है, आरंभ की जाती है। प्रथम बार भारतीय जो यानी कि विधान परिषद, उसमें अस्थाई या स्थानीय प्रतिनिधित्व का क्या होता है, आरंभ की जाती है। तो इस प्रकार से 1800 यानी कि 4 चार्टर अधिनियम है। चार्टर अधिनियम की विशेषता क्या रही है और 4 चार्टर अधिनियम कब कब रही है, तो 1793, 1813, 1833 और एवं 1853 में 4 चार्टर अधिनियम रही और इसकी चारों विशेषता के ऊपर चर्चा की गई। अगले वीडियो एपिसोड में आपके साथ जो है आप लोग ताज के शासन चर्चा करेंगे। उसके बाद भारतीय मेकिंग यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो बनने की प्रक्रिया उसके ऊपर चर्चा करेंगे, किस प्रकार से बनी है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ताज के शासन के एपिसोड में आपको अगला एपिसोड में होगा। तो एक बार मैं फिर आपको एनालिसिस कर दूं कि कैसे कैसे ये वीडियो है। तो पहली जो मेरे द्वारा जो चर्चा की तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा की गई और ऐतिहासिक पृष्ठ कंपनी के शासन में तो रेगुलेटिंग एक्ट के ऊपर चर्चा की गई, उसकी विशेषता के ऊपर चर्चा की गई। उसके साथ ही पिट्स इंडिया एक्ट, सेटलमेंट एक्ट के ऊपर चर्चा की गई और उसके साथ चार्टर अधिनियम के ऊपर चर्चा की गई। तो इस प्रकार से है। दूसरे जो एपिसोड में आपको चर्चा करूँ ताज के शासन के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका यदि आप PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर आप अपना ईमेल देंगे तो वहाँ से आपको ईमेल पर ये मिल सकता है। तो इस वीडियो एपिसोड में इतना ही। यदि आपको टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बातें जरा हट के चैनल है, वो चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे जहाँ से आपको PDF उपलब्ध हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।